नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। देश चलाने की बात की जाती है, पार्टी संभलती नहीं है। सोच पा रहे हैं आप लोग, एक किसी पार्टी को जिताने के अंदर कितना एसेट्स जनता का लगता है, कितना रिसोर्सेज जो है उसके पीछे लगे हुए हैं, कितना समय जो है वो जाया होता है, तब जाकर वो पार्टी जीतकर वहां पर पहुंचती है। और जिन लोगों ने जिताकर उसको वहां पर पहुंचाया है, उससे ये एक्सपेक्ट करती है कि वो उसके भले के लिए काम करेगा। लेकिन जिसको वहां पर जीतकर पहुंचाया है वो खुद ही नहीं संभल पा रहा है, तो वो जनता का क्या कल्याण कर पाएगा। इन्हीं कारणों की वजह से आज हमारा देश जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है। महाराष्ट्र के अंदर जो अभी उथल पुथल चल रही है, इसके चलते जनता के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है कि आखिरकार उसका क्या होगा डेवलपमेंट का। केवल अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको बचाने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से तख्ता पलट हो चुका है। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर 5वीं बार जो है वो डेप्यूटी सीएम बनने जा रहे हैं। आप लोग को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, अजीत पवार की बात कर रहा हूं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू है। हम लोग जब पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं, तो वहां पर एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं बहुदलीय राजनीति। बहुत सारी पार्टीज कैसे मिलकर सरकार को चलाती हैं, और उसमें जब हम लोग उसके नेगेटिव इंपैक्ट की बात करते हैं तो उसमें एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा जाता है कि सरकार का अस्थायी होना, स्टेबिलिटी नहीं आना सरकार के अंदर, वही चल रहा है। रिसोर्सेस, एसेट्स, पैसा, समय, हर चीज जाया होती है। और जो लोग देश चलाने की बात करते हैं उनसे एक पार्टी जो है वो ठीक ढंग से नहीं संभल पाती है। आज इस लेक्चर के अंदर जाते जाते मैं एक अपना ओपिनियन, एक एडवाइस जो है वो राजनीतिक पार्टियों को, या फिर जो भी इसको सुन सके, मैं देता जो है वो जाऊंगा। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वो एडवाइस कैसी लगती है। चलिए शुरुआत करते हैं। अजीत पवार जो कि अब 5वीं बार डेप्यूटी सीएम जो है इसकी शपथ लेने जा रहे हैं। अजीत पवार एक ऐसा नाम है राजनीति के अंदर, महाराष्ट्र की राजनीति में, जिन्होंने कई बार अपनी पार्टी जो है वो चेंज की है। क्योंकि सत्ता की भूख जो है वो कभी मिटती नहीं है। इनको केवल पावर चाहिए, कुर्सी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। पार्टी चेंज करने को लेकर ये कभी कतराते नहीं हैं। यहां पर इनके सिद्धांत जो हैं वो सब मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या हुआ है रिसेंटली, अजीत पवार जो है वो एनडीए के साथ जाकर मिल गए। वहां पर उनको डेप्यूटी सीएम का पद जो है वो दे दिया गया है। अब महाराष्ट्र के अंदर 2 डेप्यूटी सीएम होंगे, एक तो देवेंद्र फडणवीस होंगे और दूसरे कौन है, अजीत पवार है। लेकिन अजीत पवार तो पहले शरद पवार के साथ में थे। ये क्या हुआ, चाचा भतीजे की लड़ाई में ये क्या हुआ, वहां पर कैसे चले गए हैं बीजेपी के अंदर, चलिए बात करेंगे आज हम लोग। ये आप लोग देख सकते हैं राज्यपाल है महाराष्ट्र के, ये जो बैठे हैं वो सीएम हैं एकनाथ शिंदे, जो कि अभी वर्तमान में सीएम ही है। देवेंद्र फडणवीस जो है, चेहरे पे मुस्कान आप लोग देख सकते हैं, ये डेप्यूटी सीएम है, जो कि पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अजीत पवार जो हैं उन्होंने डेप्यूटी सीएम की शपथ ले ली है 5वीं बार। ये क्रम जो है वो बेसिकली समस्या का कारण यही बना हुआ है। आप लोगों ने गैंग ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी। ये क्या बवासीर बना दिया है भाई। जनता समझ नहीं पा रही है कि तुम किसके साथ हो। उनको ये समझना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, भाई जनता ने चुन के भेजा है, आप उनके लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। जनता के लिए समस्या आप बन चुके हैं। जनता ने अपनी समस्या सुलझाने के लिए आपको भेजा था, आप ही जो है वो समस्या बन चुके हैं। तो ये क्या बवासीर बना दिया है भाई। आप लोग डार्क साइकोलॉजी का एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दास जो है उन्होंने बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया है, और जो भी आपके सामने मैनिपुलेशन के तहत बात करते हैं उनकी बातें आप लोग आसानी से समझ सकें। डिप्लोमेटिक जो बात की जाती है या माइंड की जो साइकोलॉजी है उसको आप समझ सके, इसके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। इसके साथ में ही प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की। देखिए क्या हुआ है रिसेंटली, एकनाथ शिंदे जो हैं वो तो अभी पार्टी के अंदर सीएम बने हुए थे, महाराष्ट्र के सीएम हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि शिवसेना, बेसिकली शिवसेना जो है, इनके भी इंटरनली डिस्प्यूट इतने बढ़ चुके हैं कि इनकी पार्टी भी जो है वो अब संभल नहीं रही है। एनसीपी जो कि पार्टी है शरद पवार की पार्टी से एक व्यक्ति अजीत पवार जो है वो निकलकर जाते हैं, एनडीए को ज्वाइन करते हैं, और डेप्यूटी सीएम जो है महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम की वो शपथ ले लेते हैं। जिस समय ये शपथ ली जा रही थी, अजीत पवार जब पार्टी में शामिल हो रहे थे दूसरी पार्टी में, उस समय
जो शरद पवार है वो वहां पर थे नहीं, पुणे के अंदर गए हुए थे, उनके पीछे से सारा काम हुआ है। यही नहीं, अजीत पवार के साथ में जो 8 एमएलए हैं वो भी वहां पर एक मिनिस्टर की, मंत्री की जो है वो शपथ ले चुके हैं। अभी मैं नाम बताऊंगा आप लोगों को। अब ये बेसिकली क्या हुआ है कि पूरी की पूरी पार्टी जो है एनसीपी वो टूट चुकी है। एनसीपी के 2 बेसिकली गुट बन चुके हैं, और ये कैसा हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि 13 साल में अजीत पवार जो है वो 5वीं बार डेप्यूटी सीएम का पद जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। ये बात है लगभग 2 मई की, जिस समय मैं 2 रीजन आप लोग को बताता हूं कि अजीत पवार नाराज क्यों हैं। 2 मई की बात है। 2 मई 2023 को जो शरद पवार हैं, इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब एनसीपी के चीफ नहीं रहेंगे, उस पद से वो इस्तीफा दे देंगे। अजीत पवार को यह लगने लगा कि मुझे जो है वो अब यहां पर प्रेसिडेंट का पद मिलेगा, पार्टी के अंदर अध्यक्ष का पद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वहां पर उनके जो बेटी है, उनके जो बेटे हैं, इनको जो है वो अध्यक्ष बना दिया गया। अजीत पवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरी बात, वापस से अजीत पवार जो हैं, अजीत पवार उन्होंने कयास लगाया कि जब शरद पवार पार्टी से बाहर हो चुके हैं, बाहर मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो शरद पवार जो है वापस से अब एनसीपी के अध्यक्ष बन जाते हैं। अजीत पवार को यह लगा कि हो सकता है कि अब वापस से अजीत पवार को क्या बना दिया जाए, प्रेसिडेंट बना दिया जाए, लेकिन फिर भी उनको जो है वो पद नहीं मिला। इस चीज से काफी खफा था ये। पहली बार 10 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक जब सीएम पृथ्वीराज चौहान थे, उस समय ये डेप्यूटी सीएम बने थे। उसके बाद में 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक पृथ्वीराज चौहान सीएम थे, उस समय भी डेप्यूटी सीएम बने वापस से। फिर 23 नवंबर 2019 से लेकर 26 नवंबर 2019 तक देवेंद्र फडणवीस जब सीएम थे, उस समय फिर ये क्या बने थे, डेप्यूटी सीएम बने। और 2 जुलाई 2023 से जब सीएम एकनाथ शिंदे हैं, है ना, अब जो है ये वापस से क्या बन चुके हैं, डेप्यूटी सीएम बन चुके हैं। उद्धव ठाकरे जब थे उस समय भी ये क्या बने थे, डेप्यूटी सीएम बने थे। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 जो हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्यकाल ऐसे हैं जिस समय डेप्यूटी सीएम बने हैं। ठीक है, अब देखिए ये केवल अकेले नहीं है, कुल 9 जो नेता हैं वो पार्टी को चेंज करते हैं, एनडीए को ज्वाइन करते हैं, और जिसमें अजीत पवार है, छगन भुजबल है, धनंजय मुंडे हैं, इनका रोल जो है वो बड़ा जबरदस्त रहा है। अनिल पाटिल है, दिलीप वलसे पाटिल है, धर्मराव अत्राम है, संजय बंसोड़े हैं, इसके साथ में इनका नाम है अदिति तटकरे और हसन मुंशरिफ। ये जो है बेसिकली 9 जो एमएलए हैं, उन्होंने एनसीपी को छोड़कर ज्वाइन कर लिया है। किसको, एनडीए को ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए ये गणित आप लोग देखिए, टोटल जो है वो 288 सीट्स है महाराष्ट्र के अंदर असेंबली में, 288 सीट है। अगर किसी के पास में 145 सीट होगी तो सरकार उसकी बनेगी। यहां पर इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जब वोटिंग हुई थी 21 अक्टूबर 2019 को, उस समय कुल 288 सीटें जो थी उसमें से 106 बीजेपी को मिलती है, शिवसेना को 56 मिलती है, एनसीपी को 53 मिलती है, कांग्रेस को 44 और अन्य को मिलती है 29। जबकि रिजल्ट कब आया था, 24 अक्टूबर 2019 को रिजल्ट आ गया है। आज की स्थिति देखिए, 106 बीजेपी के पास में सीटें जो कि त्यों हैं, शिवसेना के पास में 44 सीट जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, अब शिवसेना देखिए, शिवसेना एक तो है उद्धव ठाकरे, है ना, 2 के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये यहां पर बात की जा रही है इसको लेकर, हम लोग यहां बात नहीं करेंगे, बात यहां करेंगे। देखिए एनसीपी 2 गुटों के अंदर बढ़ चुकी है, एक तो है एनसीपी अजीत पवार की और एक है एनसीपी शरद पवार की। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि बेसिकली अजीत पवार जो है उन्होंने दावा किया है कि 40 विधायक जो है वो मेरे साथ में हैं, और ये जो 40 विधायक हैं इनको लेकर मैं कहां चला जाऊंगा, इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर चला जाऊंगा, जिससे ये पार्टी जो है एनसीपी ये पूरी की पूरी जो है वो टूट सकती है, या फिर अध्यक्ष जो है वो ऑटोमेटिक कौन बन जाएंगे, अजीत पवार। क्या ये पॉसिबल है, सुनिएगा अब इस चीज को, क्या ये चीज पॉसिबल है। देखिए आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10th शेड्यूल जो है उसको पढ़ा होगा, 10वीं अनुसूची, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1985 के अंदर 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था, और यह कहा गया था दल बदल जो किया जाता है वो ठीक नहीं है, है ना। दल बदल के लिए जो है वो शर्तें वहां पर निर्धारित की गई थी। अब वर्तमान में एट प्रेजेंट हम लोग बात करें कि बेसिकली 2/3 जिसके पास में सीट्स होती हैं, सीट्स मतलब एमएलए जिसके पास में है,
उसको जो है वो बेसिकली पार्टी का सिंबल मिलता है और वही जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब यहां पर अजीत पवार के पास में उस पार्टी का टू थर्ड जो है मेजोरिटी है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट जो है वो कौन बन जाएगा, अजीत पवार जो है वो बन जाएंगे। लेकिन इस चीज का डिसाइड कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही डिसाइड करेगी कि आखिरकार ये सिंबल जो है वो किसके पास में जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनसीपी के पार्टी का सिंबल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड कर देगी आखिरकार वो जो है वो सिंबल किसके पास में जाएगा और प्रेसिडेंट जो है वो अब कौन बन जाएगा, क्योंकि अजीत पवार के पास में ज्यादा एमएलए हैं, जिस प्रकार से वो दावा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं। अब देखिए 12 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दिया था। ठीक है, अच्छा उससे पहले कि ये और था, जबकि मैंने आपको बता दिया था। 12 नवंबर के बाद में घटनाक्रम आता है 23 नवंबर 2019 का, देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की और अजीत पवार ने डेप्यूटी सीएम की शपथ ली थी। 26 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया था। 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने सीएम की जो है शपथ ली थी। 29 जून को उद्धव ने जो है इस्तीफा दे दिया था और 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली। फडणवीस ने डेप्यूटी सीएम की जो है शपथ ले ली थी। 30 जून 2022 की घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 2 मई 2023 को क्या होता है कि शरद पवार जो है उन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और फिर 6 मई को इन्होंने वापस से यानी कि अपना इस्तीफा वापस से ले लिया। अब देखिए 17 जून 2023 को क्या होता है कि सुप्रिया जो कि इनकी बेटी है शरद पवार की, ठीक है, शरद पवार की बेटी है सुप्रिया, और प्रफुल्ल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। इस समय अजीत पवार यह सोच रहे थे कि उनको जो है एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 2 जुलाई को रिसेंटली यानी कि कल के रोज ही जो है अजीत पवार को डेप्यूटी सीएम जो है वो बना दिया गया है। अजीत पवार जो है वो इसी घटनाक्रम से नाराज थे कि आखिरकार मेरे पास में इतना एक्सपीरियंस है, मुझे जो है वो क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इस बात से वो जो है वो सख्त नाराज थे। चलिए, तो अब महाराष्ट्र के अंदर देखना यह होगा कि होता क्या है। इलेक्शन ऑफ कमीशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आखिरकार वो सिंबल किसके पास में जाता है। लेकिन बस बात यह है, जो भी हो स्थिति को संभालिए। यहां पर कई सारे एसेट्स लगे हुए हैं, रिसोर्सेज लगे हुए हैं। कोविड-19 के अंदर सबसे ज्यादा जो मार झेली थी वो महाराष्ट्र ने झेली थी। सबसे ज्यादा जो मौतें हुई थी वो महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। इसीलिए महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो काफी डाउन चली गई थी। अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, वो कौन है, वो है मुंबई। क्या थी मेरी एडवाइस, जिसके बारे में पहले बात कर रहा था। मेरी एक एडवाइस यानी कि मैंने खुद ने सोचा, एक ओपिनियन ऐसा भी है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी चेंज करे तो फिर अगर वो एक बार पार्टी चेंज कर लेता है तो उसके ऊपर अगले 5 साल तक रोक लगा देनी चाहिए कि वो वापस से पार्टी चेंज कर सके। जैसे आप मान लीजिए किसी चीज का नाम रख रहे हैं, इंस्टा वगैरह पर किसी पर भी अपनी प्रोफाइल का नाम रखते हैं, तो आप आसानी से उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। एक बार चेंज कर दिया तो फिर गई, आप 10-15 दिन तक चेंज नहीं कर पाते हैं। वैसे ही अगर एक व्यक्ति ने पार्टी चेंज कर ली है तो कम से कम 5 साल 10 साल तक उस पर रोक लगा दे कि अब जो है आप पार्टी चेंज नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि वो सोच समझकर पार्टी छोड़ेगा। ठीक है, या तो राजनीति से ही बाहर चला जाएगा, नहीं तो पार्टी जो है वो सोच समझ के ज्वाइन करेगा या फिर छोड़ेगा। तो कम से कम इसकी एक लिमिट जो है वो जरूर होनी चाहिए। आप लोग डार्क साइकोलॉजी जो है इसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दास ने बहुत बेहतरीन कोर्स बनाया है, प्रहार बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए इसमें यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, पेपर 1 to 4 के लिए। इसके साथ में ऐसे राइटिंग जो है वो भी आप लोगों को इसमें सिखाई जाती है। कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, मेरी एडवाइस के बारे में आपका क्या जो है ओपिनियन है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।